नेक्स्ट करते हैं हम बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन में कि जो स्टीरिक फैक्टर है वो कैसे बेसिसिटी को अफेक्ट करता है। हमें पता है कि जो प्रोटॉन है उसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है, स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो जो स्टीरिक इफेक्ट है ना उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में, यानी प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा स्टीरिक इफेक्ट, प्रोटॉन ईजिली आ जा सकता है। लेकिन स्टीरिक इफेक्ट इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है बेस स्ट्रेंथ को। कैसे अफेक्ट करता है? क्योंकि वो रेजोनेंस को अफेक्ट करेगा, यानी रेजोनेंस के कारण जो स्टेबलाइजेशन आनी है ना उसको वो अफेक्ट करेगा। इस वजह से रेजोनेंस में डिस्टरबेंस होगी, और रेजोनेंस में डिस्टरबेंस हुई तो मीन बेसिक स्ट्रेंथ में भी डिस्टरबेंस होगी। तो जैसे कि हमें पता है रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए कि जो सभी एटम है वो केवल एक प्लेन में होने चाहिए। यदि उनका प्लेन डिस्टर्ब हो गया तो उनकी रेजोनेंस ख़त्म हो जाएगी। तो एनी फैक्टर जो एटम को एक प्लेन में नहीं रख पाएगा, यानी उनकी प्लेनरिटी को ख़त्म कर देगा, यानी उनको को प्लेनर बना देगा, तो उससे रेजोनेंस डिक्रीज होगी। और यदि रेजोनेंस डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, तो उसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन एटम के, उनकी अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होगी उससे। ठीक है, यदि प्लेनरिटी चेंज होगी, रेजोनेंस रिड्यूस होगी, तो नाइट्रोजन एटम के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। क्यों अवेलेबल हो जाएंगी? क्योंकि वो रेजोनेंस में आएंगे ही नहीं, यानी वो डिलोकेलाइजेशन में आएंगे ही नहीं। तो जैसे कि हमारे पास है ये एग्जांपल है, ये है एन डाई मिथाइल एनिलीन। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच में स्टीरिक रिपल्सन क्या है, कम है। तो ये वाली रेजोनेंस हो सकती है। यदि ये वाली रेजोनेंस हो गई तो मीन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो गए ओवर बेंजीन रिंग। यानी यहाँ पे क्या है, कोई स्टीरिक फैक्टर नहीं है, स्टीरिक रिपल्सन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज है स्मॉल। तो इसका मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम के वो इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में या इन्वॉल्व इन डिलोकेलाइजेशन ओवर बेंजीन रिंग। अब हम एग्जांपल लेते हैं इसका NN26 टेट्रामिथाइल एनिलीन। अब यहाँ पे ये वाली रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? स्टीरिक इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे स्टीरिक रिपल्सन है, स्टीरिक रिपल्सन की वजह से यहाँ पे प्लेनरिटी लॉस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम के वो इन्वॉल्व नहीं होंगे रेजोनेंस में, यानी किसके पास रहेंगे, वो केवल नाइट्रोजन के पास ही रहेंगे। तो यानी वो ईजिली अवेलेबल होंगे प्रोटोनेशन के लिए। तो ये मोर बेसिक है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हुई बिकॉज ऑफ स्टीरिक इफेक्ट। ये लेस बेसिक है। ऐसा ही ये है पिकरामाइड और ये है NN डाईमिथाइल पिकरामाइड। ये लेस बेसिक होगा, ये मोर बेसिक होगा। सेम रीज़न है, यहाँ पे रेजोनेंस डिस्टर्ब होगी, नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी किसके पास रहेंगी, नाइट्रोजन के पास रहेंगे। तो ईजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो मोर बेसिक एंड लेस बेसिक। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ R एल्काइल अमीन। जो R एल्काइल अमीन है इसको बोल सकते हैं हम अराइल एल्काइल अमीन। ये मोर बेसिक होते हैं एनिलीन से भी और साथ में अमोनिया से भी। यानी यदि हम ऑर्डर देखें तो पहले आएगा
R एल्काइल अमीन, फिर अमोनिया, फिर आएगा लास्ट में एनिलीन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन एटम का, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि बीच में कौन आ गया CH2, यानी यहाँ पे NH2 क्या है साइड चेन में है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा विद बेंजीन। और साथ में हम बोल सकते हैं कि जो बेंजाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से तो जो नाइट्रोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा प्रोटोनेशन के लिए, मीन बेसिसिटी बढ़ेगी। सबसे लास्ट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन का। ये ऑर्डर है, जैसे सबसे ज़्यादा मोर बेसिक कौन होगा, एनिलीन होगा। यदि हम कंपेयर करते हैं क्लोरो एनिलीन और एनिलीन के साथ तो क्या होगा, सबसे वीक बेस तो आएगा ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, वो हमें पता है। फिर आएगा मेटा क्लोरो एनिलीन, फिर आएगा पैरा क्लोरो एनिलीन, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा एनिलीन। यदि मिथाइल सब्स्टिट्यूट एनिलीन के साथ कंपेयर करेंगे वो और भी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन है जैसे कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन, वो क्या करते हैं बेस वीकनिंग इफेक्ट लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं जब मेटा पोजीशन पे, यानी मेटा आइसोमर को वीक बेस बनाएंगे देन पैरा आइसोमर की बजाय। क्यों होता है, जैसे क्लोरीन है उसके पास दो इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट यानी -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट यानी +R इफेक्ट। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेजोनेंस की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, लेकिन यदि क्लोरीन प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पे तो वहाँ से केवल वो लगाएगा -I इफेक्ट, यानी +R इफेक्ट वहाँ से नहीं लगेगा। वहाँ से केवल एक ही इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है जब मेटा पोजीशन पे है। लेकिन पैरा पोजीशन पे है वहाँ पे दोनों इफेक्ट लगाएगा, +R भी साथ में -I भी। तो जो -I इफेक्ट है क्लोरीन का वो न्यूट्रलाइज होगा +R इफेक्ट की वजह से। तो यानी बोल सकते हैं कि यदि क्लोरीन मेटा पोजीशन पे है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा नाइट्रोजन एटम की, और यदि पैरा पोजीशन पे है तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा पाएगा। तो हम बोल सकते हैं मेटा आइसोमर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और पैरा आइसोमर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए पैरा आइसोमर स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या पैरा क्लोरो एनिलीन स्ट्रॉन्ग बेस है देन मेटा क्लोरो एनिलीन। और दोनों के दोनों एनिलीन से वीक बेस क्यों है, क्योंकि क्लोरीन का क्या इफेक्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट है। तो यहाँ पे दी एंड है बेसिसिटी ऑफ अमीन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन।